बेटा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन पे कि न्यूट्रिशन किस किस टाइप के होते हैं, ठीक। उसमें हम लोगों ने कर लिया था ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में होलोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक। फिर उसके बाद हमें देखना था स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेडिंग बनाना, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा ध्यान देना, न्यूट्रिशन जो हमने कहा था टोटल सम ऑफ प्रोसेस, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। बेटा इसमें सबसे पहला स्टेप है जो बिल्कुल छोटा सा स्टेप है, इसे कहते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन इंजेशन को बेसिकली कहा जाता है इनटेक ऑफ फूड, भोजन का लेना। आप हाथ से खाते हो, चम्मच से खाते हो, कैसे खाते हो वो मायने नहीं रखता, बट इनटेक ऑफ फूड जो है वो कहा जाता है इंजेशन। लिख लो इसमें पहला स्टेप इंजेशन। तुमने तो लिख रखा होगा, कल सुबह लिखाया था। तो इसे क्या कहेंगे? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड हो गया। अब बेटा दूसरा स्टेप हमारे पास जो है वो है डाइजेशन। दूसरा है डाइजेशन। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन। अब बेटा ध्यान देना, हमने क्या किया है? इनटेक ऑफ फूड किया है। अब डाइजेशन क्या होगा? कुछ फूड से रिलेटेड होगा। तो बेटा अगर हम देखें जो डेफिनेशन लिखी होती है पहले उसको देखते फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, भोजन इनटेक करने के बाद भोजन को मैकेनिकली और केमिकली ब्रेक किया जाता है। क्यों ब्रेक किया जाता है? क्योंकि जो फूड हैं वो बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो एज इट इज़ हमारे बॉडी का पार्ट नहीं बन सकते, तो हम उनको केमिकली और मैकेनिकली ब्रेक करेंगे। कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, लार्ज इनटू स्मॉल, नॉन डिफ्यूजिबल इनटू डिफ्यूजिबल, ये पूरी प्रोसेस कही जाती है डाइजेशन। अब इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, तरीके से बोल सकते हैं, डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल, लार्ज फूड इनटू स्मॉल एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू डिफ्यूजिबल, एंड इट डन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड। क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड होती है। समझिए। अब डिपेंड करता है कि डाइजेशन होता क्या है। बेटा अगर हम हायर एनिमल की बात करें तो हायर एनिमल में भोजन डाइजेस्टिव कैनाल के भीतर, जैसे आपका भोजन यहाँ पेट में आया, यहाँ ये देखो पेट एक थैली है, आपको दिख रही है खाली जगह, इस खाली जगह में भोजन आ गया। अब यहाँ से एंजाइम निकलेंगे, एंजाइम इस पर एक्शन करेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। इसे कहेंगे सेल के बाहर, इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा, मतलब आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर कोई सिंगल सेल है, इस सेल के भीतर भोजन घुस जाए और यहाँ डाइजेशन हो, ये होगा भीतर, इसे कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब डाइजेशन अगर सेल के बाहर होता है, इनसाइड इन द ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर डाइजेशन होता है इनसाइड द सेल तो हम क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब कोई कहे जी इनके एग्जाम्पल बताओ, तो बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के तो एग्जाम्पल आप ही हैं कि जितने भी हायर एनिमल हैं वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अब सवाल है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के एग्जाम्पल, जहाँ पर विद इन सेल डाइजेशन होता हो। तो बेटा जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं प्रोटिस्टा किंगडम वाले, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें क्या होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसी तरह बेटा हमारे पास स्पॉन्जेज हैं। स्पॉन्जेज, स्पंज का नाम सुना ही होगा, पोरीफेरा फाइलम के मेंबर, उनमें भी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक।
उनमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। लेकिन एग्जामिनर ने एक बार सवाल पूछा, क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन होता हो? तो आप कहोगे हाँ है। फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा के जो मेंबर हैं, हाइड्रा वाले फाइलम के, हाइड्रा का नाम तो सुना ही होगा ना, हाइड्रा वाले मेंबर जो हैं, हाइड्रा के फाइलम वाले, उनमें क्या होता है, जैसे मान लो हाइड्रा हमने यहाँ पे एक बनाया, ऐसे, अब इसको ऐसे लंबा काट दिए तो यहाँ बेटा देखो ऐसे ऐसे होगा सर दोनों तरफ। अब भोजन यहाँ आ गया, सेल के बाहर है, इस पे एंजाइम आएगा, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, टूटने के बाद ये सेल के अंदर चला जाएगा, अब यहाँ फिर से डाइजेशन होगा इसका। तो यहाँ पर दोनों है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रासेलुलर। इसलिए याद रखना है, फाइलम निडेरिया के जो मेंबर हैं, हाइड्रा वाले फाइलम के जो मेंबर हैं, वो क्या हैं, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन शो करते हैं। कौन? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। इतना डाइजेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, डाइजेशन इज, तुमने बेटा शायद लिख रखा है, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, लिखा है ना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simple comma large food into small and non-diffusible food into diffusible form, non-diffusible food into diffusible form. into diffusible form. हो गया? लिखो लाइन चेंज करके, डाइजेशन अकर्स बाय मैकेनिकल, जो चबाते हो भोजन, पेट में चर्निंग होता है, ये क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है। डाइजेशन अकर्स बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, जिसे हम केवल केमिकल भी लिखते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, so it is hydrolysis of food. Enzymes are hydrolytic enzyme, so digestion is hydrolysis of food. So digestion is hydrolysis of food. हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? लिखना, there are following two types of digestion. There are following two types of digestion. There are following two types of digestion. पहला, यहाँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, हेडिंग बनाओ, पहला एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसमें लिखना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल, सेल के बाहर जो होता है, लिखना। डाइजेशन अकर्स इन ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल और गट, ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल और गट। एग्जाम्पल लिखना, ह्यूमन, कॉकरोच, फ्रॉग एटसेट्रा, ह्यूमन, कॉकरोच, फ्रॉग एटसेट्रा। ओके, अब दूसरा लिखना बेटा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा मतलब विद इन, सेलुलर मतलब सेल के भीतर।
लिखो, डाइजेशन occurs in food vacuole inside the cell। जिस यहाँ सेल के भीतर जो छोटा सा चैम्बर बनता है डाइजेशन के लिए, उसे कहा जाता है फूड वैक्यूल इनसाइड द सेल। फूड वैक्यूल इनसाइड द सेल। एग्जाम्पल लिखना बेटा, अमीबा, पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जेज हो गया, अमीबा, पोरीफेरा। अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, हाइड्रा HYDRA, ब्रैकेट लिख लेना, निडेरियंस, शो SHOW, शो बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि अगर इनमें दोनों होता है तो पहले क्या होगा, पहले एक्स्ट्रा होगा फिर बाद में इंट्रा होगा, ठीक, क्योंकि पहले तोड़ेंगे फिर अंदर ले जाएंगे, ठीक। अब बेटा इसमें आपने क्या देखा, डाइजेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड, अब यहाँ से मैं 2-3 लाइन लिखवाऊंगा कि ये फूड एक्चुअल में है क्या, ठीक। लिखो, फूड इज कंप्राइज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बेटा ये जो सीक्वेंस मैंने लिखवाया है आपको यही याद रखना है, वरना बुक वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट भी लिखते हैं। मैं लिखवा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसकी 2 वजह है, एक तो आपको पता चल जाएगा भोजन में क्या क्या होता है, दूसरा ये सीक्वेंस है, एग्जामिनर पूछते हैं आपसे कि हमारी बॉडी या एनिमल बॉडी किस सीक्वेंस में भोजन को यूटिलाइज करती है। हमारी बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करती है, अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया तो यूज क्या करेगी, फैट। क्या यूज करेगी, फैट। और फैट जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या यूज किया जाएगा, प्रोटीन। सीक्वेंस में यूज करती है ये दोनों चीज़ें हैं। बेटा ये हमारे भोजन में क्या क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड विटामिन्स। इसके अलावा थोड़े थोड़े और होते हैं। वाटर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बेटा ये मेटाबॉलिज्म के लिए मीडियम बनाता है, डिहाइड्रेशन बेटा पानी निकलना होता है। और जो विटामिन है वो क्या करेगा, बेटा ध्यान देना, विटामिन कभी भी एनर्जी का सोर्स नहीं होता, वो सिर्फ मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है अलग अलग तरीके से। कहीं किसी का पार्ट बन जाएगा, किसी का पार्ट बन जाएगा, कई चीज़ों के लिए एसेंशियल होता है, वो कभी एनर्जी रिलीजिंग नहीं होता, इसलिए ट्रेस अमाउंट में होता है, थोड़े अमाउंट में होता है। हम लोग इसे 4 रोटी जो खाता है, क्या 4 रोटी के वजन के बराबर विटामिन थोड़ी खाता है वो। फ्रूट में, फलों में, सब्जियों में विटामिन थोड़ी थोड़ी होती है। तो ट्रेस होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, बट एनर्जी रिलीजिंग नहीं होता, बस यही याद रखना है। क्या क्या होते हैं विटामिन से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी देखेंगे, बायोमोलिक्यूल में देख लेंगे, अन्यथा इसी चैप्टर में लिखवा दूंगा, ठीक। चलो ये बात समझ में आ गई भोजन क्या होता है। अब बेटा डाइजेशन के बाद हमारे पास जो तीसरा स्टेप है उसकी बात करते हैं। न्यूट्रिशन का पहला स्टेप हो गया इंजेशन, दूसरा हो गया डाइजेशन। अब जो भोजन आपने डाइजेस्ट किया है उसको बॉडी के फ्लूइड के अंदर ले जाएंगे, बॉडी पार्ट का पार्ट बनाएंगे, वो प्रोसेस होगी
एब्जॉर्प्शन, हेडिंग बनाना तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन लिखना। एंट्री ऑफ एब्जॉर्ब फूड, एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ब्लड और लिम्फ और बॉडी फ्लूइड, देखो बेटा, अगर हम चाहें तो ब्लड लिम्फ लिखा के छोड़ दें, गलत नहीं होगा, लेकिन बेटा जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर भी तो डाइजेशन होता है, वहाँ पर ब्लड वाली व्यवस्था नहीं है, लेकिन भोजन जाता तो है ना, बॉडी का पार्ट बनता तो है, तो वहाँ पर बॉडी फ्लूइड का पार्ट बनता है, इसलिए मैंने लिखाया, और कोई वजह नहीं थी। ठीक, अगर आप ह्यूमन फिजियो देखेंगे या हायर एनिमल की फिजियो तो वहाँ सिर्फ ब्लड और लिम्फ लिखा रहता है। ठीक, कहाँ थे हम लोग? ब्लड, लिम्फ और बॉडी फ्लूइड ऑफ एनिमल। डाइजेस्टेड पार्ट का एंटर होना क्या कहा गया? एब्जॉर्प्शन। अगला पॉइंट बेटा जो अंदर अब गया है उसका क्या होगा? वो होता है एसिमिलेशन। लिखो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है बेटा एब्जॉर्ब फूड का बायोकेमिकल प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट होना और नया प्रोटोप्लाज्म बनाना। नया प्रोटोप्लाज्म बनेगा तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, वेट बढ़ेगा, अगर जहाँ टूट फूट है, चोट वगैरह, उसकी मरम्मत होगी, रिपेयरिंग होगी, ये सारा एसिमिलेशन के बाद ही होता है। लिखो इट इज़ यूज ऑफ absorbed food in biochemical process or metabolism। बायोकेमिकल प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म किसके लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब बेटा पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इजेशन। इजेशन बेटा, इंजेशन था इनसाइड द बॉडी, इजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर लाना होता है। बेटा ध्यान देना, आपने भोजन को ब्रेक किया, जो ब्रेक होके कंप्लीटली ब्रेक हो गया, डाइजेस्ट हो गया, डिफ्यूज हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो तो बॉडी के अंदर चला गया। जो अभी तक डिफ्यूजिबल फॉर्म में नहीं आया था, सिंपल हो गया, छोटा हो गया, लेकिन डिफ्यूजिबल फॉर्म में नहीं आया, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में पड़ा रहेगा। उस पार्शली डाइजेस्टेड को या अनडाइजेस्टेड मैटर को बॉडी के बाहर निकालने की प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। और हायर एनिमल में इजेशन अकर्स थ्रू अ सर्टेन पोर दैट इज कॉल्ड एज एनस और एनल पोर। और कुछ एनिमल ऐसे हैं बेटा जहाँ पर एनस एब्सेंट होता है। हायर एनिमल में एक जो आपके नीट में बार बार पूछा जाता है, अगर उसका नाम लें तो फैसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक। एक ये बार बार आता है एग्जाम में, एक ऐसा एनिमल है जिसमें एनस एब्सेंट होता है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा, क्या जो पैरामीशियम जैसे छोटे यूनिसेलुलर एनिमल हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के मेंबर जो हैं, वो जब फूड वैक्यूल में डाइजेशन करते हैं तो वो
इजेशन कैसे करते हैं, आपको बात याद रखना है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट हमेशा प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक। जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं आप अभी तक देखे हो वो क्या है, प्रोटिस्टा है। बेटा पैरामीशियम जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जब फूड वैक्यूल में डाइजेशन हुआ, अगर बचा रह गया तो वो क्या करेगा, फूड वैक्यूल यहाँ बचा रह गया, जैसे मान लो ये बचा रह गया, अब ये क्या करेगा, यहाँ बॉडी के करीब आएगा, यहाँ से फटेगा, बाहर निकल जाएगा। तो बेटा ये जो टेम्पोरेरी पोर बनता है इजेशन के लिए, उसे कहते हैं साइटोपाइग, CYTOPYGE, या कहते हैं साइटोप्रॉक्ट, CYTOPROCT, समझिए। लेकिन यहाँ तक आपको नीट में नहीं आता, आपके नीट में सिर्फ यहीं तक आता है कि इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस, और एनस इज एब्सेंट इन फैसियोला हेपेटिका। बस ये आपके नीट की लिमिट खत्म हो जाती है, बट मैं साइटोपाइग लिखवा दूंगा, ठीक। आगे लिखो इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और partially digested food from body through anus। हो गया। अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, एनस इज absent in fasciola hepatica, इसे कहते हैं लीवर फ्लूक। बेटा फैसियोला हेपेटिका जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना, अलग अलग अंडरलाइन। ये कैपिटल लेटर होगा, पहला वाला F, हेपेटिका का H छोटा होगा, लिख लिया। और अंडरलाइन अलग अलग होंगे, दोनों एक साथ मत करना, ठीक। लिख लिया। ये बेटा हम लोगों ने बात कर लिया स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जहाँ से हमारी एनसीईआरटी की शुरुआत होती है, ठीक। अभी तक हम लोग उसका ग्राउंड बना रहे थे, अब हेडिंग बनाना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। लिखिए, पहले एक लाइन लिखिए फिर आगे करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज कंप्राइज्ड ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, ब्रैकेट लिखना एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि बुक वाले अक्सर एलिमेंट्री कैनाल लिखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ब्रैकेट बंद, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करें तो बेटा ये वो ग्लैंड्स है जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आके खुलती हैं, ठीक। लिख लिया। अब एक स्टार पॉइंट और लिखो। ये बेटा मैं जानबूझ के इनपुट डाल रहा हूँ, शायद कम समझ में आए लेकिन इनपुट डाल रहा हूँ, आगे चीज़ें सरल हो जाएंगी। मैं लिखाने वाला हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन,
अब बच्चे सोचते हैं ये क्या है, एंडोडर्मल क्या है। तो बेटा एंडो मतलब इंटरनल, डर्मा मतलब कवरिंग। बेटा जब हमारा एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो, उसमें 3 लेयर होती है, बाहर एक्टोडर्म, बीच में मेजोडर्म, अंदर में एंडोडर्म। अब जब एम्ब्रियो हमारा डेवलप करता है, ऑर्गेनोजेनेसिस करता है, ऑर्गन बनाता है, तो ऑर्गन इन्हीं 3 लेयर से बनती है। जो ऑर्गन इनर अंदर वाले से बनेगी उसे कहेंगे एंडोडर्मल, जो बीच वाले से बनेगी उसे क्या कहेंगे, मेजोडर्मल, और जो बाहर वाले से बनेगी एक्टोडर्मल। क्या कहेंगे, एक्टोडर्मल। ठीक, इसलिए मुझे लिखाना है, लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। डर्मल, DERMAL, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन, ओरिजिन। हो गया, लिख लिया। चलो बेटा अब हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे, पहले एलिमेंट्री कैनाल, उसके साथ साथ ग्लैंड वगैरह। ठीक, तो हेडिंग बनाना पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। हो गया। डाइजेस्टिव कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है बेटा माउथ। क्या है, माउथ। दूसरा है बेटा माउथ कैविटी, जिसे ओरल कैविटी और बकल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक, तीसरा पार्ट है बेटा हमारे पास फेरिंग्स। फोर्थ पार्ट है बेटा हमारे पास ईसोफेगस, आप GUS लिख लो, ईसोफेगस। पांचवा हमारे पास है स्टमक। छठा बेटा हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बेटा 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जजनम, JEJUNUM। अगला होता है इलियम, ILEUM, इलियम। अगर बेटा ILIUM कर देंगे तो वो इंटेस्टाइन नहीं रहेगा, बोन हो जाएगा। ठीक, ये भी सवाल आता है, दोनों दिए रहेंगे, चारों ऑप्शन पूछेगा कौन सा इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, तो ILIUM पार्ट नहीं है, ये ILEUM है। ठीक बेटा। सातवां हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें 3 पार्ट है, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ये सारा नोट कर लो बेटा। फिर एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर अपने आप रन होता चला जाएगा, क्योंकि जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, अगर वहाँ कोई ग्लैंड है तो पढ़ेंगे, और वहाँ अगर डाइजेशन होता है तो पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग जैसे यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचेंगे चैप्टर हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। लेकिन पहले आज शुरू करेंगे माउथ। पहले हेडिंग बनाओ माउथ। हेडिंग बना लिया सबने, माउथ बना लिया माउथ। अब आप लोग एक बार हमें डिफ़ाइन करके बताओ, फिर आगे मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि माउथ है क्या। माउथ, मुंह, मुख, क्या होता है मुख, माउथ को डिफ़ाइन कैसे करोगे।
अच्छा, जहाँ डाइजेशन सबसे पहले होता है वो बेटा माउथ कैविटी होती है। मैंने माउथ बोला है। च्यू करने के लिए, हाँ वो तो माउथ कैविटी होती है। माउथ कैविटी में चबाते हैं, मुंह में थोड़ी चबाते हैं। मुख गुहा में चबाते हैं, माउथ कैविटी में चबाते हैं। जुगाड़ लगा दिया बच्चे ने, फर्स्ट पार्ट ऑफ, क्योंकि पहला लिखा हुआ था। बेटा आंसर तो सही है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, मैं लोकेशन नहीं पूछ रहा हूँ। अगर मैं किसी से पूछता हूँ, हाँ भाई आप कौन, आप ये थोड़ी कहोगे मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बच्चा हूँ, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। सही है कि नहीं? होते हैं अपनी दुनिया में। अगर किसी से पूछो, हाँ भाई साहब आप कौन, जी मेरे मामा विधायक हैं, तो भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है, मामा आपके विधायक, तो मेरे क्या करना। सही है कि नहीं? तो बेटा देखो, मैं इस एग्जाम्पल इसलिए दिया कि कभी कभी हम नीट का सवाल जब अटेम्प्ट करते हैं हमारे बच्चे, तो सवाल को पढ़ते समय मीनिंग पता नहीं कहाँ लेके चले जाते हैं। तो आपको जितना पूछा जाए आप वही समझो, तो ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक? तो अगर इधर उधर सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कभी कभी ऐसी रेयर कंडीशन आती है कि सवाल को ऑप्शन के अनुसार देख के सॉल्व करना पड़ता है। वो कंडीशन बड़ी रेयर होती है, जब बिल्कुल ही वो हो तो हम ऑप्शन पढ़ के सवाल समझ में आता है। ठीक? अब बेटा आप सिंपल सी बात है, माउथ क्या है? बच्चे ने बताया पहला पार्ट है, उसने देखा था पहला सीक्वेंस है, सही है, इतनी बात सही है, लेकिन डेफिनेशन जानना है। बेटा ध्यान देना, ये माउथ, ठीक, ये नहीं, ये तो माउथ कैविटी है, ये माउथ कैविटी जो अंदर है, इसकी ओपनिंग को कहते हैं माउथ। आप ऐसे बोल दो ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, ओपनिंग ऑफ माउथ कैविटी, तो मान लेता मैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा सही से तरीके से बताओ, तो आप बताओगे कि माउथ इज ट्रांसवर्स, ऐसे होती है। अगर बॉडी के एक्सिस के अलॉन्ग होती तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये 90 डिग्री बना रही, हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। माउथ इज ट्रांसवर्स, अब खुली नहीं रहती, ऐसे बंद दरार जैसी दिखती है। ट्रांसवर्स, स्लिट लाइक, दरार जैसी, स्लिट लाइक ओपनिंग ऑफ माउथ कैविटी। माउथ इज ट्रांसवर्स, अभी लिखाऊंगा बेटा, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग ऑफ माउथ कैविटी एंड इट इज गार्डेड बाय, ये प्रोटेक्टेड बाय 2 मस्कुलर लिप्स। ये लिप्स है ना, अपर लिप एंड लोअर लिप, मस्कुलर लिप से ढके होते हैं, गार्डेड होते। आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो, ये लिप्स ना होते तो क्या होता है? यहाँ क्या होता? जैसे वो डिब्बा बंद होता ना, ऐसे रहता। ये लिप ना होते तो ऐसा लाइन होती पतली सी, यही होता ना, कितना अच्छा होता। चलो, माउथ इज ट्रांसवर्स स्लिट लाइक, स्लिट मतलब दरार, SLIT, स्लिट लाइक ओपनिंग ऑफ माउथ कैविटी, फुल स्टॉप। माउथ इज गार्डेड बाय, गार्डेड मतलब प्रोटेक्टेड बाय, गार्डेड बाय, गार्ड क्या होता है? GUARDED, गार्डेड बाय 2 मस्कुलर लिप्स। ये मांसल होते हैं ना, ये मस्कुलर लिप्स। आप देख रहे हो ना, ओठ पे यहाँ एक गड्ढा सा है ना, ये अपर लिप पे, लिखाऊंगा नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं। ये किस लिए होता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिल्ट्रम। ये देखो नीचे यहाँ चिपका होगा मसूड़े से, यहाँ इस वजह से दबाव बनेगा, वो आपके एग्ज़ाम का नहीं है। अच्छा, आप लोग ब्रश करते हो? हाँ करते होगे, वो मैम ऐसे पूछ लिया। अच्छा, जो आप ब्रश करते हो इस जगह को क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे, जिस पर रगड़ते वो टीथ है, जिसमें ब्रश आप अंदर ले जाते हो वही टीथ नहीं है, जॉ में टीथ है ये,
ये वाला बेटा जहाँ ये उंगली ऐसे जाएगी, इसे क्या कहते हैं? इसे। ये सवाल कई बार पूछा गया, +1 में भी है, +2 में भी है। मैं आपको कॉमन सी बात बताता हूँ। लिप्स है ना, है आप लोगों के पास? लिप्स के अंदर का स्पेस, कहीं पर भी लिप्स वर्ड आ जाए, लिप्स के अंदर का स्पेस हमेशा कहा जाता है वेस्टिब्यूल। क्या कहा जाएगा? हाँ, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या हो गया? अब ऑप्शन क्या क्या सही हो सकते हैं? वेस्टिब्यूल इज स्पेस बिटवीन टीथ और गम एंड लिप्स, या स्पेस बिटवीन चीक एंड टीथ और गम, क्योंकि ये पूरा क्या है? वेस्टिब्यूल। समझ गए? इसे लिखा दें स्टार पॉइंट बना के। स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ स्लैश लगा के गम, और स्पेस बिटवीन चीक एंड टीथ स्लैश लगा के गम is called as vestibule। जब आप नोज पढ़ोगे तो नाक का अगला पोर्शन ये जो है ना, ये वेस्टी यहाँ तक आता है, यहाँ तक, इसे वेस्टिबुलर पार्ट कहते हैं, जहाँ पे बाल वालों के होते हैं, क्योंकि ये वेस्टिब्यूल तक होता है यहाँ। समझ गए ना, इसीलिए कहते हैं। चलो, माउथ के बाद बेटा अब हमारे पास अगला टॉपिक है माउथ कैविटी। रेडी बनाओ, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी। सबसे पहले एक लाइन लिखना बेटा, माउथ कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी, ओरल कैविटी और बकल कैविटी, BUCCAL, बकल कैविटी। इसे ओरल कैविटी और बकल कैविटी कही जाती है। बेटा ध्यान देना इधर, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ये कोई एक मजबूत सा इंसान है, देखो नाक वहाँ कितनी बड़ी है इसकी है? अब ये इसका ब्रेन वाला पोर्शन है, वैसे अभी तो खाली दिख रहा है लेकिन होता है। हाँ, तो इसे हम थोड़ा सा ये उभार के बनाते हैं, ऐसे ऐसे हो गया। ये बेटा माउथ कैविटी है, ये इसकी छत है, इस छत को कहेंगे पैलेट। क्या कहेंगे? पैलेट। अब छत के ऊपर वाला जो इलाका खाली है ये होता है नेजल चैम्बर। हमें उससे मतलब नहीं, हम डाइजेस्टिव कैनाल पढ़ रहे हैं तो हम डाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे। ये जो रूफ है इसे कहते हैं पैलेट। पैलेट का अगला भाग जो है बेटा ये होता है हार्ड, इसे कहेंगे हार्ड पैलेट। पिछला होता है सॉफ्ट, इसे कहेंगे सॉफ्ट पैलेट। दोनों मिला के क्या हो गया? पैलेट। लेकिन बेटा ध्यान देना, आप अंगूठा लगाओ, दांत के पीछे उभार होता है, सड़क पे जैसे ब्रेकर होते हैं ऐसे ट्रांसवर्स उभार होता है यहाँ पर दांत के पीछे। तो इन उभारों को कहते हैं हम लोग रुगी। रुगी कहाँ पर है? पैलेट पर है, इसे कहेंगे पैलेटाइन रुगी। यही रुगी बेटा अगर आप खाली पेट देखो, स्टमक यहाँ पर भी पाया जाता है, तो वहाँ कहेंगे गैस्ट्रिक रुगी। रुगी तो वो भी है लेकिन स्टमक में है तो उसे कहेंगे गैस्ट्रिक रुगी। ये पैलेटाइन रुगी। अब बेटा सॉफ्ट पैलेट का पिछला इलाका यहाँ लटका हुआ है, मुंह में देखो यहाँ लटका होता है, इसे कहते हैं UVULA। क्या पढ़ोगे? यूला।
क्या बोलेंगे, यूला। और बेटा यहाँ फर्श पर एक गुलाबी रंग की मांसल स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं टंग, और इसकी दीवारें बनी होती दांत से। वो आगे पहले डायग्राम बनाओ। माउथ कैविटी कम से कम 2 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर लगाता है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ते हैं पैलेट, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेशन इन माउथ कैविटी, इतनी चीज़ें पढ़ते हैं। बेटा देखो आप लोग डायग्राम कैसे बना रहे हो, सबसे पहले ऊपर का बना रहे, मत बनाओ। देखो मैंने जैसे किया था, आप पहले ऐसे नाक बनाओ, नाक के बाद देखो इधर ये ऐसे ये वाला पोर्शन लाओ यहाँ ऐसे, इसके बाद इसको ऐसे ले जाओ यहाँ, फिर ऐसे ऐसे, हो गया, बन गया ना। आप लोग यहाँ से शुरू करते हो ऐसे ऐसे ना, तो बेटा गलत